हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य टारगेट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संतलत काल के अंतर्गत आने वाले प्रथम वंश गुलाम वंश से संबंधित टॉप 20 प्रश्नोत्तरों को कवर करेंगे। ये वही टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे जा रहे हैं और प्रबल संभावना है इनकी आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की। तो मित्रों, बिना किसी विलंब के इस बहुउपयोगी बहुप्रतीक्षित और शिक्षाप्रद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उससे पहले बता दें कि संतलत काल कब से कब तक रहा। तो मित्रों, संतलत काल रहा 1206 से 1590 तक। ठीक है। और इस संतलत काल के अंतर्गत भारत में रहे 5 वंश: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश रहा 1206 से 1290, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320, फिर उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1450 और उसके बाद आया लोदी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है मित्रों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और मुगल वंश की मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो इस संतुलित काल के अंतर्गत आने वाले 5 इन वंशों में से आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि रहा 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश में मित्रों इतने शासक रहे, कुल 11 शासक रहे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक रहे सबसे पहले 1206 से 1210, फिर आराम शाह कुछ महीनों के लिए 1210 में रहे, फिर उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236, फिर उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में कुछ महीनों के लिए, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240, फिर मुइजुद्दीन बहराम 1240 से 1242, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, उसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 और अंत में समुद्दीन कैमुर्स, जो कि 1290 में कुछ महीनों तक के लिए गुलाम वंश के प्रतिनिधि के रूप में बने रहे। मित्रों, इसके तुरंत बाद खिलजी वंश आ गया था। तो आज हम लोग इसी गुलाम वंश से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मित्रों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टाइमलाइन भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 20 का पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो मित्रों, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जी गुलाम वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 24 जून 1206 को अपना राज्याभिषेक कराया और भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि असली में संतलत काल की जो नींव है वो मोहम्मद गौरी ने डाली, जिन्होंने 1192 में तराइन का युद्ध जीता और एक प्रकार से भारत में अपने संतलत काल की नींव डालनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसा आपको पता होगा कि गौरी के कोई भी पुत्र नहीं था। इसी कारणवश 1206 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके 3 दासों या 3 गुलामों को या 3 मुख्य सेनापतियों को उन्होंने अपना विजित राज्य क्षेत्र सौंप दिया, जिसमें कि 3 थे। कौन कौन थे? यालदौस थे, जिन्हें कि मिला गजनी, उसके बाद थे कुबाचा, जिनको मिला मुल्तान और सिंध, और तीसरे थे ऐबक, जिन्हें मिला भारतीय राज्य क्षेत्र। तो ये 3 थे उनके मुख्य सेनापति, और यालदौस को गजनी साम्राज्य क्षेत्र, कुमाचा को मिला मुल्तान और सिंध, और ऐबक को मिला भारतीय राज्य क्षेत्र। तो ऐबक को मिला भारत का राज्य क्षेत्र जो गौरी ने जीता था, और उसके अंतर्गत उन्होंने 1206 में जो है भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने
अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। ठीक है, 1206 में इन्होंने राज्य ग्रहण किया और राजधानी बनाई लाहौर को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो मित्रों, तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। उस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने एक साल तक तैयारी की, फिर से वो युद्ध करने के लिए आया 1192 में, और पृथ्वीराज चौहान को इस बार उसने पराजित किया और भारत में सल्तनत काल की एक नींव डालनी शुरू कर दी। तो ये थे तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध, जिनका भारतीय इतिहास में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मित्रों, ये अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, क्योंकि 2.5 और 2.5 एक ही है। तो इस मस्जिद का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1192 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कराया और इस मस्जिद की विशेषता ये थी कि ये 2.5 दिन में बनाई गई। मित्रों, ये बताया जाता है कि अजमेर में यहाँ पे पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था और उसको परिवर्तित करके इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऐसा उन्होंने मोहम्मद गौरी से आदेश मिलने पर करवाया था। तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। चांदी का सिक्का जिसे टंका भी कहते हैं, अपने राज्य में किसने चलाया था? चांदी का सिक्का या टंका अपने राज्य में चलाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का अपने राज्य में चलवाया था। शुद्ध अरबी भाषा के लिखे हुए सिक्के या टकसाल या चांदी के सिक्के, ये सभी जो है इल्तुतमिश ने चलवाए। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसका उत्तर इल्तुतमिश दर्ज करेंगे। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। प्रथम शासक जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। मतलब ये है कि ऐसा पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की लीगली परमिशन ली थी कि अब से वो वैधानिक सुल्तान कहलाएगा? तो वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वे पहले शासक थे जिन्होंने 1229 में, यहाँ सन भी इम्पोर्टेंट है, कोई पूछा जा सकता है, 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो मित्रों, चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में। जयचंद जो कि कन्नौज के शासक थे, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। लाल बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला किस शासक को कहते थे? तो मित्रों, लाल बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के कारण लोग उन्हें लाल बख्श कहते थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े 9वें प्रश्न की ओर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? तो मित्रों, सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वो सहायक सेना नायक था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में सहायक था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ स्थापित की? तो मित्रों, जैसे आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी चेंज करी और उसे किया दिल्ली में। तो इल्तुतमिश ने
लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित करी और ये दिल्ली में ही काफ़ी समय तक रही, इसीलिए सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? मित्रों, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये सन 1236 से 1240 तक शासिका रही। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। क्लियर हो गया, आगे बढ़े 12वें प्रश्न की ओर। लौह एवं रक्त की कठोर नीति का पालन निम्न में से किस शासक ने किया? तो मित्रों, लौह एवं रक्त की कठोर नीति का पालन किया बलबन ने। गियासुद्दीन बलबन ने इस नीति का पालन किया अपने विरोधियों का दमन करने के लिए। इन्होंने इस कठोर नीति का अनुसरण किया, पालन किया। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे गुलाम या दास शब्द से अभिप्राय ये नहीं कि वो केवल अपने शासक की सेवा करते थे या उनके घर के कामकाज करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी योग्यता के अनुसार, जो दास या गुलाम होते थे, अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य करते थे। अगर वो सैन्य दृष्टि से उच्च हैं तो वो सैनिक थे, सेनापति बने। ठीक है, या जैसे वो कुछ भी करते थे, अपनी जो रुचि और अपनी योग्यता के हिसाब से उन्हें कार्य दिए जाते थे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न है मित्रों, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो पहली बात ये आती है कि तुर्कान ए चिहलगानी है क्या? तो मित्रों, तुर्कान ए चिहलगानी है 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिस संगठन को बनाया था इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, अपने विरोधियों से अपनी रक्षा करने के लिए। उन्होंने अपने विश्वसनीय 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। अब इसका विनाश किसने किया? तो इसका विनाश किया था बलबन ने। तो तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन, यानी बलबन ने उन 40 अमीर सरदारों को जो संगठन था उसे खत्म कर दिया था। क्यों खत्म किया था? इसलिए खत्म किया था क्योंकि बलबन के समय तक ये जो गुलाम सरदार थे जिनका संगठन था, ये 40 सरदारों का, इनकी भूमिका, इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था और ये दखल अंदाजी ज़्यादा करने लगे थे शासक के कार्यों में। इसलिए इसका विनाश बलबन ने कर दिया। तो क्लियर हो गया मित्रों कि तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन सभी का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए और अपने पास पेन कॉपी भी रखा करिए जब भी वीडियो देखा करिए। और जो नोट्स आपको समझ में आए, वैसे सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं जो कि इन 20 क्वेश्चन से अलग होते हैं। वो आप समझ ही रहे होंगे मेरे पिछले वीडियोस को देखकर, या जो अभी प्रेजेंटली आप देख रहे हैं, या इसके बाद जो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। नवरोज उत्सव फारसी साल के प्रथम दिन के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता था, या अभी मनाया जाता है, इसका मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन पहले मनाया जाता था। को किसने प्रारंभ किया? तो मित्रों, नवरोज उत्सव का जो प्रारंभ किया वो बलबन ने किया और उसने इस ईरानी परंपरा के अनुसार नवरोज उत्सव, जो कि फारसी साल का प्रथम दिन है, इस उत्सव को मनाना प्रारंभ किया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो मित्रों, अमीर खुसरो और अमीर हसन बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे अपने समय में और ये बलबन के दरबार में रहते थे। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। गुलाम वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मित्रों, गुलाम वंश को मामलूक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, मामलूक साम्राज्य या इसको इल्बरी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मामलूक हो गया या इल्बरी हो गया, जो भी अगर नाम आ जाए ऑप्शन में तो आप उस पर लॉक कर देंगे। मामलूक का भी अर्थ यही है, गुलामी से जुड़ा हुआ।
इसलिए मामलूक और गुलाम में ज़्यादा अंतर नहीं। इलबरी का मतलब है इलबरी तुर्क। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था और इल्तुतमिश के बाद से लेकर पूरा बलबन तक, इवन समुद्दीन कैमुर्स तक सभी इलबरी तुर्क थे, तो इसलिए इसे इलबरी वंश भी कहते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था। ठीक है, तो मामलुक साम्राज्य भी कुछ लोग कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं और इलबरी वंश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों 17वें प्रश्न की ओर। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो मित्रों यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि सिजदा और पैबोस होता क्या है। सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर शीश को झुकाना यानी सर को झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता है सम्राट या शासक के पैरों को स्पर्श करना या चूमना। ठीक है, तो ये जो प्रथाएं हैं सुल्तान के अभिवादन करने के लिए, ये शुरू की बलबन ने ईरानी परंपरा के अनुसार। जैसे ईरानी दरबार में ऐसा होता था, वही सेम जो है डिटो परंपरा बलबन ने अपने जो है राज्य में दरबार में चालू की। तो सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने शुरू की। क्लियर हो गया। 18वां प्रश्न है मित्रों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? टाइमलाइन आपने अगर सही से देखी होगी तो आपको सबसे आखिरी में समुद्दीन कैमुर्स का नाम लिखा हुआ मिलेगा, जो कि 1290 में कुछ महीनों के लिए शासक रहे, और इनको हटा के जो है खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे समुद्दीन कैमुर्स। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मित्रों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1192 में इसका निर्माण प्रारंभ करा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। तो इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। 20वां और अंतिम प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो मित्रों, कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। 1199 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया। मित्रों, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कुतुब मीनार की नींव का अगर प्रश्न आ जाए, प्रारंभ किसने करवाया, ये ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो वो उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि कुतुब मीनार को जो निर्माण स्टार्ट कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उन्होंने अपने समय में इसकी केवल एक ही मंजिल बनवा पाए थे। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। उसके बाद इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार में 3 और मंजिलें जोड़ी और 4 मंजिला इसे बनवा दिया। उसके बाद और भी अन्य शासक है जिनमें इन्होंने मॉडिफाई किया, और अभी शायद तो 5 मंजिलें हैं। तो इस तरीके से कुतुब मीनार का इतिहास रहा। तो मित्रों, ये थे 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यही आग्रह करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मित्रों, इसके साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अतुल्य टारगेट ये चैनल है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल है, शिक्षाप्रद है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख पा रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक को हम लोग उनकी जिस्ट को कवर कर रहे हैं, उनके जो बेस्ट क्वेश्चन हैं उनको आपको सामने ला रहे हैं और लाते रहेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक्स को और कवर करना है। अभी MCQ बेस्ड वीडियोस चल रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस बेस्ड कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ज्ञान मिले, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे अतुल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।